इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 इंग्लिश के प्रथम अध्याय जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड का अध्ययन करेंगे। अ लेटर टू गॉड का मतलब होता है, गॉड मतलब ईश्वर, लेटर मतलब पत्र, यानी ईश्वर के लिए पत्र, जिसके लेखक हैं जी.एल. फ्यून्स। तो अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होगा तब आपके लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान होगा और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा, क्योंकि इसके बाद यानी इस वीडियो के बाद आपको ये चैप्टर हमेशा के लिए याद होने वाला है और ये कहानी आपकी फेवरेट कहानियों में से एक कहानी बनने वाली है। तो अगर शुरू से शुरुआत करें तो सबसे पहली बात आती है अबाउट द ऑथर की। यहाँ पे आप देख सकते हैं अबाउट द ऑथर यानी लेखक के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा लेखक के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए इतनी प्यारी सी कहानी लिखी है जिससे आज हम बहुत बड़ी चीज़ सीखने वाले हैं। देखिए भैया, कहते हैं कि द ऑथर ऑफ द स्टोरी इस स्टोरी, ऑथर मतलब लेखक होता है, स्टोरी मतलब कहानी होता है। तो इस कहानी के लेखक, कहानी कौन सी है? अ लेटर टू गॉड, यानी अ लेटर टू गॉड कहानी के लेखक इज मतलब हैं जी.एल. फ्यून्स। तो अ लेटर टू गॉड कहानी के लेखक जी.एल. फ्यून्स हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूरा का पूरा प्रयास करूंगा कि सब कुछ समझ में आए, ठीक है? तो मजाक नहीं करना है, सीरियस होकर पढ़ना है। देखिए, कहते हैं कि द ऑथर ऑफ द स्टोरी, इस कहानी के लेखक अ लेटर टू गॉड यानी अ लेटर टू गॉड कहानी के लेखक इज जी.एल. फ्यून्स। जी.एल. फ्यून्स हैं। समझ में आ गया? आगे चलेंगे। ही वॉज वन, वो एक थे, ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स, ग्रेटेस्ट मतलब महान, राइटर्स मतलब लेखकों में से, वे महान लेखकों में से एक थे, ऑफ दैट टाइम, उस समय के, यानी जब इनका समय था, यानी उस समय के महान लेखकों में से ये एक लेखक थे, यानी कई महान लोगों में इनका नाम भी जोड़ा जाता था। ठीक है? ही वॉज अ मैक्सिकन पोइट, इस लाइन को ध्यान से समझिएगा कि ही मतलब वह वाज मतलब थे अ मैक्सिकन पोइट, एक मैक्सिकन पोइट, कवि थे, नॉवलिस्ट उपन्यासकार थे, एंड आल्सो जर्नलिस्ट और पत्रकार भी थे। ठीक है? अब आगे कहते हैं कि द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया ऑफ हैविंग अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड। इस लाइन को मैं आपको सीधे सीधे समझा देता हूं कि द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया, यानी एक ऐसे विचार के चारों तरफ ये कहानी घूमती है, ऑफ हैविंग अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड, यानी इस कहानी में ईश्वर के प्रति एक दृढ़ विश्वास दिखाया गया है। इतना आप सीधा सीधा समझ लीजिए। इस लाइन का सीधा सीधा मतलब आप इतना समझिए कि इस कहानी में ईश्वर के प्रति एक दृढ़ विश्वास दिखाया गया है। तो आगे अगर चलें तो आगे हमको मिलता है अबाउट द लेसन, यानी अध्याय के बारे में। मैं अध्याय के बारे में आपको सीधा सीधा सा बता देता हूँ। यहाँ पे इस कहानी में एक किसान होता है और उस किसान का नाम होता है लेंचो। एक बार क्या होता है कि लेंचो के ऊपर बहुत बड़ी समस्या आती है। ठीक है, मैं सीधा सीधा समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। इसे नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे कहानी पढ़ना है, तो मैं आपको कहानी को अपने शब्दों में समझा रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें, क्योंकि चैप्टर तो हमें पढ़ना ही है, तो यहाँ पे हम अपना सर क्यों फोड़ें ना, सीधी सी बात है। तो एक किसान होता है जिस पर एक बहुत विकराल समस्या आती है और फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि वो ईश्वर को एक पत्र लिखता है और उसका ईश्वर के प्रति बहुत दृढ़ विश्वास होता है। और यहाँ पे हमें यही बताया जाएगा कि ईश्वर उसके पत्र का उत्तर देते हैं या नहीं देते हैं। तो चलिए अपनी कहानी पर चलते हैं। तो एक बात और है यहाँ पे कि द टेक्स्ट यानी अनुवाद सहित है। मैं आपको एकदम सरल तरीके से समझाऊंगा, कभी भी आपको हिंदी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है? किसी भी बुक में आप उठाएंगे, आपको आज के बाद ये चैप्टर धुआं होगा। इस चैप्टर से आपको कोई डाउट नहीं होगा। जब ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होगा तो आप इस चैप्टर के धुआंधार मास्टर बनने वाले हैं। ये मेरा प्रॉमिस है, तगड़ा प्रॉमिस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी कुछ यहाँ से शुरू होती है, द हाउस से। तो आजकल जो किताबें आ रही हैं, यानी इस एनसीईआरटी पैटर्न पर जब हमारा सिलेबस अपडेट हुआ, तो जो किताबें आ रही हैं उनमें एक कमियां ये हैं कि वो हिंदी भी दे रहे हैं। हिंदी देखकर आपको एग्ज़ाम नहीं देना है या हिंदी पढ़कर आपको एग्ज़ाम नहीं देना है। इंग्लिश वाला समझ लीजिएगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको इस चैप्टर में धनुर्धर बना देगा। ठीक है? तो चलिए देखिए,
मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, हिंदी की तरफ ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। पुस्तक की हिंदी मत देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कहते हैं कि द हाउस, हाउस मतलब होता है घर, हम सभी जानते हैं, हम अपने प्यारे से स्वीट से होम में रहते हैं, तो द हाउस वह घर, किसी एक घर की बात हो रही है। द ओनली वन, ओनली मतलब केवल, एक ही तो होता है, ओनली वन मतलब केवल एक था। इन द इंटायर, इंटायर मतलब होता है संपूर्ण, वैली मतलब घाटी, उस घाटी में वह घर अकेला था, ऐसे कह सकते हैं। देखिए फिर से कि द हाउस वह घर, द ओनली वन केवल एक था, इन द एंटायर वैली, वैली मतलब घाटी, एंटायर मतलब संपूर्ण, तो उस संपूर्ण घाटी में केवल वह एक घर था। ठीक है, इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि इमेजेस क्लियर रहें, आपको समझने में आसानी हो। फिर से आराम से, कहीं नहीं जा रहे, बहुत ध्यान से समझेंगे। द हाउस वह घर, द ओनली वन केवल एक था, इन द एंटायर वैली उस संपूर्ण घाटी में वह केवल एक घर था। सैट, सैट मतलब स्थित होना, यानी वो बना कहाँ पर था, तो सैट ऑन जो कि स्थित था, द क्रीस्ट चोटी पर, ऑफ अ लो हिल, लो मतलब छोटी, हिल मतलब पहाड़ी, जो एक छोटी पहाड़ी की क्रीस्ट चोटी पर सैट स्थित था। तो आसान सी बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर से देख लेते हैं, क्योंकि आपको अच्छा प्रदर्शन करना है तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि द हाउस वह घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली उस संपूर्ण घाटी में केवल एक था, सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ लो हिल जो कि एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था या बना था। आगे देखेंगे, कहते हैं कि फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, किस ऊंचाई से, छोटी पहाड़ी की ऊंचाई से, वन कुड सी, वन मतलब कोई भी व्यक्ति, कुड मतलब था, सी मतलब देख सकता था। ठीक है, कैन और कुड का यूज पढ़ा होगा आपने। कुड का मतलब सकता था, सकती थी, यानी वन कुड सी कोई भी देख सकता था, द रिवर नदी को, एंड द फील्ड और खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न, राइप कॉर्न मतलब पकी हुई मकई। ठीक है, यहाँ पे आपका धान दिया है, धान नहीं होता, राइप कॉर्न मतलब यहाँ पे है मकई से। ठीक है, कॉर्न मतलब फसल होती है, राइप मतलब मकई। ठीक है, तो मकई के खेत को, किसके खेत को, मकई के खेत को, मकई को आप गांव की भाषा में भुट्टा कहते हैं, और फिल्में जब देखने जाते हैं तो आप उसी का पॉपकॉर्न जो बनता है वो मकई का ही बनता है। ठीक है, तो पकी हुई मकई के खेत को देख सकता था। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, एक बार ध्यान से यहाँ तक समझ लीजिए, फिर आगे चलते। देखिए कहते कि फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी कोई भी देख सकता था, द रिवर नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न और पकी हुई मकई के खेत को। आसान सी बात थी। फिर से कि फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी कोई भी देख सकता था, द रिवर नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न और पकी हुई मकई के खेत को, डॉटेड जिन पर, विथ द फ्लावर्स जिन पर लगे हुए फूल, किस पर लगे हुए फूल, यानी खेतों में जो मकई के पेड़ थे उन पर लगे हुए फूल, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस मतलब होता है वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल का, हार्वेस्ट मतलब होता है फसल। ठीक है, तो डॉटेड विथ फ्लावर्स जिन पर लगे हुए फूल, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड हमेशा वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल का। ठीक है, जिन पर लगे हुए फूल एक अच्छी फसल का वादा करते थे। द ओनली थिंग केवल एक चीज, द अर्थ नीडेड। अच्छा एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए और आप दमदार प्रदर्शन करके आए। देखिए फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर कोई भी नदी को देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न और मकई के खेत को देख सकता था। आप पकी हुई मकई ना कह सकें तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि और मकई के खेत को देख सकता था, डॉटेड विथ फ्लावर्स जिन पर लगे हुए फूल, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड हमेशा वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल का। द ओनली थिंग केवल एक चीज, द अर्थ नीडेड जिसकी पृथ्वी को आवश्यकता थी, यानी जिसकी धरती को आवश्यकता थी, वाज अ डाउन पोर और एट लीस्ट अ शावर। डाउन पोर मतलब एक बरसात की, और अथवा एट लीस्ट कम से कम अ शावर एक बौछार की, यानी अगर बहुत मूसलाधार बारिश नहीं होती है तो कम से कम बूंदाबांदी हो जाए,
क्योंकि खेतों को पानी की आवश्यकता थी। ठीक है, यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, यानी खेतों को केवल एक चीज की आवश्यकता थी, वाज अ डाउनपोर, वो थी बरसात की, और या फिर एटलीस्ट असावर, या फिर हल्की फुल्की बूंदाबांदी की। ठीक है, खेतों को एक बरसात की अथवा हल्की फुल्की बूंदाबांदी की आवश्यकता थी। ठीक है, यानी खेतों को पानी चाहिए था। दो आउट द मॉर्निंग, दो आउट द मॉर्निंग मतलब होता है सुबह सुबह, यानी बहुत सुबह ही, जब सूरज निकल ही रहा हो तो उस समय। तो सुबह सुबह मॉर्निंग, लैंचो, लेंचो आपकी कहानी का नायक है। चैप्टर के दृष्टिकोण से, यानी एग्जाम के भी दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैरेक्टर स्केच लेंचो का जरूर पूछा जाता है, जरूर याद कर लीजिएगा, अभी बता दे रहा हूं। ठीक है, तो थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह सुबह लैंचो, लैंचो हु न्यू, जो जानता था, हीज फील्ड्स, अपने खेतों को, इंटीमेटली, बहुत अच्छी तरह से, यानी एक किसान अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि किसान के मित्र उसके खेत ही होते हैं, वो हमेशा वहाँ पे मेहनत करता रहता है। ठीक है, तो सुबह सुबह लेंचो, जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था, हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं किया। नथिंग मतलब कुछ भी, डन मतलब करना, तो हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं किया, एल्स सिवाय, बट सी देखने के, द स्काई आसमान को, आसमान को देखने के सिवाय कुछ भी नहीं किया, टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर आसमान को देखने के सिवाय कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो हिंदी की कहीं पे जरूरत नहीं पड़ी ना। अब आप इसे एक बार खुद से पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये सारा का सारा तो आपको आ रहा है। अभी आजमा लीजिए आप, मेरा प्रॉमिस कभी भी झूठा नहीं है आपके लिए। ठीक है, खूब मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे तरह से समझाऊंगा। तो यहाँ से आप अगर खुद से देखना चाहते हो आप देख सकते हैं। मैं आगे चलता हूँ क्योंकि मुझे वीडियो भी थोड़ा देखना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो कहते हैं कि नाउ, अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। देखिए, वी मतलब हमें, आर रियली वास्तव में, गोइंग टू गेट मिलने वाला है, सम वाटर कुछ पानी, वुमेन महिला, यहाँ पे जो महिला की बात की जा रही है वो उसकी पत्नी है। ठीक है, तो नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब वास्तव में हमें कुछ पानी मिलने वाला है, वुमेन महिला, आप चाहे तो महिला कह सकते हैं या फिर पत्नी भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अपनी पत्नी से ही बात कर रहा है। तो कहता है कि अब वास्तव में हमें कुछ पानी मिलने वाला है, महिला। द वुमेन, वह महिला, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वह महिला जो रात का खाना बना रही थी, हु वॉज प्रिपेयरिंग, तैयारी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वह महिला जो रात के भोजन की तैयारी कर रही थी, रिप्लाइड, उत्तर देती है, यस, हाँ, गॉड विलिंग, यदि ईश्वर ने चाहा तो, जैसी ईश्वर की इच्छा, ऐसे भी कह सकते हैं। द ओल्डर बॉयज, ओल्डर बॉयज यानी बड़े बच्चे, वर्किंग, काम कर रहे थे, इन द फील्ड, खेतों में, बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे, वाइल जबकि द स्मॉलर वंस, छोटे बच्चे, वर प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के पास, अनटिल, जब तक कि द वुमेन, उस औरत ने, कॉल्ड टू देम ऑल, उन सभी को नहीं बुला लिया, जब तक कि उस महिला ने उन सभी को नहीं बुला लिया। फिर से एक बार देख लेते हैं कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। देखिए, फिर से रिवीजन इसलिए करवाता हूं ताकि आपको दोबारा कभी भी डाउट ना हो। जब मैं दोबारा आऊं तो आप खुद से पढ़ा करिए, वेट मत किया करिए कि मैं हिंदी पढ़ूं। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमेशा के लिए इस चैप्टर को आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन, अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है, महिला। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, वह महिला जो रात्रि के भोजन की तैयारी कर रही थी, रिप्लाइड, उत्तर देती है, यस गॉड्स विलिंग, हाँ, यदि ईश्वर ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड्स, बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे, अंटिल द वुमेन, जब तक कि उस महिला ने, कॉल टू देम ऑल, उन सभी को नहीं बुला लिया, कम फॉर डिनर, कम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाओ, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और आगे देखिए ध्यान से, कहते हैं कि इट वॉज ड्यूरिंग द मील, खाने के ही समय, मील मतलब होता है भोजन, तो इट वॉज ड्यूरिंग द मील यानी जब वो लोग भोजन कर रहे थे, दैट, जस्ट एज लेंचो हैज प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्ट मतलब होता है भविष्यवाणी,
जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। ठीक है, यानी इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, जब वो लोग भोजन कर रहे थे, जस्ट एज लेंचो हैज प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें बिगिन टू फॉल, गिरने लगी। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, इसका मतलब बरसात होने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व दिशा से, ह्यूग माउंटेन्स, ह्यूग मतलब बड़े बड़े, माउंटेन्स मतलब पहाड़, ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बड़े बड़े पहाड़, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग, आते हुए। ठीक है, यानी उत्तर पूर्व दिशा से बादलों के बड़े बड़े पहाड़ आते हुए दिख रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश, हवा सुहावनी थी, एंड स्वीट, और मनोहर थी या फिर मधुर थी। आप जो कहना चाहें आप कह सकते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि द एयर वॉज फ्रेश, फ्रेश मतलब होती है ताजी, ताज़ा भी तो होता है ना फ्रेश मतलब, तो ताज़ी थी, एंड स्वीट, और सुहावनी थी या फिर मधुर थी। जो आप कहना चाहें कह सकते हैं। तो हवा ताज़ी और मधुर थी। द मैन, वह व्यक्ति, यहाँ पे जब मैन की बात हो कुछ सीधा सीधा बात लेंचो की है। ठीक है, यानी द मैन, वह व्यक्ति यानी लेंचो, वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन। इस लाइन को ध्यान से समझिएगा, सभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक बार देखिए, एक एक समझिए। द मैन, मैन मतलब होता है व्यक्ति, वेंट मतलब गया, आउट मतलब बाहर, फॉर मतलब के लिए, नो मतलब नहीं, अदर मतलब किसी विशेष, अदर मतलब अन्य, रीजन, रीजन मतलब कारण। तो किसी विशेष कारण से नहीं, वह व्यक्ति किसी विशेष कारण से बाहर नहीं गया। यहाँ पे यही है मतलब इसका। द मैन वेंट आउट, वह व्यक्ति बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी विशेष कारण से नहीं, वह व्यक्ति किसी विशेष कारण से बाहर नहीं गया, देन टू हैव, बल्कि महसूस करने के लिए, द प्लीजर, खुशी को, ऑफ फीलिंग, फीलिंग मतलब होता है भावना, तो उस खुशी को महसूस करने के लिए, द रेन ऑन हीज बॉडी, द रेन, रेन मतलब बारिश की, ऑन हीज बॉडी अपने शरीर पर, बारिश की बूंदों की अपने शरीर पर खुशी को महसूस करने के लिए वो व्यक्ति बाहर गया। सब कुछ बाउंस हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आया। अच्छा, आराम से यहाँ पे देखिए हिंदी भी दिया है आपका, यहाँ देख रहे हैं कि वह व्यक्ति अपने शरीर पर वर्षा के आनंद का अनुभव करने के लिए बाहर गया। यहाँ तक आप समझ सकते हैं, इसे समझ लिया। यहाँ पे देखिए, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वह व्यक्ति किसी विशेष कारण से नहीं, इतना तो समझ सकते हैं ना कि द मैन वेंट आउट, वह व्यक्ति बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी विशेष कारण से नहीं, देन आप यहाँ पे जोड़ दीजिए बल्कि, बल्कि के बाद आप वह व्यक्ति को छोड़ दीजिए, अपने शरीर पर वर्षा के आनंद का अनुभव करने के लिए बाहर गया। इतना समझ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। वह व्यक्ति किसी विशेष कारण से नहीं बल्कि अपने शरीर पर वर्षा के आनंद का अनुभव करने के लिए बाहर गया। समझ में आ गया, कोई बड़ी बात तो है नहीं, सब कुछ आसान है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वह व्यक्ति किसी विशेष कारण से नहीं बल्कि टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हीज बॉडी, बल्कि अपने शरीर पर वर्षा के आनंद का अनुभव करने के लिए बाहर गया। ठीक है, यानी वो महसूस करना चाहता था कि बारिश की बूंदें उस पर पड़ती हैं तो उसे कितनी खुशी मिलती है। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने बताया, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं, ये जो आसमान से गिर रही हैं ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। यानी उसने सिक्कों से उनकी तुलना करी। ठीक है, उसके लिए बहुत खुशी की बात थी कि बरसात हो रही है, तो इसीलिए उसने कहा कि दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो आसमान से गिर रहे हैं ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, ये जो बड़ी बूंदें हैं, आर 10 सेंट पीसेस, 10 सेंट के सिक्के हैं। ये सेंट एक मुद्रा होती है एक प्रकार की, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है उसी तरह से सेंट की भी होता है। ठीक है, तो द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेस, बड़े सिक्के यानी बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटे वाले
5 सेंट के सिक्के हैं। आसान था, आगे चलते हैं। तो अब थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे कि विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक शांत भावना के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड, उसने अपने खेतों को देखा, ऑफ राइप कॉर्न, अपने मकई के खेतों को देखा। संतोषपूर्ण भावना के साथ उसने अपने मकई के खेतों को देखा। इसे यहाँ पे पका हुआ कहा जाएगा, ज़्यादा सही होगा, बट आप नहीं कहेंगे, कोई बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा हमें आसानी से समझना है। बट अगर आप थोड़ा सा बढ़ा के कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि संतोषपूर्ण भावना के साथ उसने अपने पके हुए मकई के खेत को देखा। ठीक है, विथ इट्स फ्लावर्स, इसके फूलों के साथ, यानी जिन पर फूल लगे हुए थे। संतोषपूर्ण भावना के साथ उसने अपने पके हुए मकई के खेतों को देखा जिन पर फूल लगे हुए थे। ड्रैप्ड, वो ढक गए थे, इन द कर्टेन ऑफ रेन, बरसात की चादर में। वो खेत बरसात की चादर में ढक गए थे, यानी जब बारिश होने लगती है तो दूर तक अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है पानी की वजह से। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि वो बरसात के चादर से ढक गए थे। ठीक है, तो एक संतोषपूर्ण भावना के साथ उसने अपने मकई के खेत को देखा। यहाँ पे अगर आप कहते हैं पके हुए मकई के खेत को तो और अच्छी बात है। तो विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतोषपूर्ण भावना के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने अपने पके हुए मकई के खेतों को देखा। विथ इट्स फ्लावर्स, जिस पर फूल लगे हुए थे। ड्रैप्ड, और वो ढक गए थे, इन अ कर्टेन ऑफ रेन, बरसात की चादर में। बट सडनली, लेकिन अचानक, देखिए कहानी ट्विस्ट आ गया कहानी में, अब मजा आएगा। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, तेज हवा बहने लगी। लेकिन अचानक तेज हवा बहने लगी। एंड अलोन विद द रेन, और बरसात के साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बहुत बड़े बड़े ओले, बिगिन टू फॉल, गिरने लगे। लेकिन अचानक, बट सडनली, अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो, बहुत तेज हवा बहने लगी। एंड अलोंग विद द रेन, और बरसात के साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल, बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins. These truly, और ये वास्तव में did resemble, प्रतीत हो रहे थे, new silver coins, नए चांदी के सिक्के जैसे। देखिए चांदी सफ़ेद होता है और बर्फ भी सफ़ेद होती है। ओले जो होते हैं ये बर्फी तो होती है ना, तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के ही बरसने लगे थे। चांदी से इसलिए तुलना की जा रही है क्योंकि चांदी सफ़ेद होता है और बर्फ भी सफ़ेद होती है। तो दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में नई चांदी के सिक्के ही लग रहे थे। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फिर से देख लीजिए कि दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, न्यू मतलब नए, सिल्वर मतलब चांदी के, कॉइन मतलब सिक्के। दीज ट्रूली, और वास्तव में, ट्रू मतलब वास्तव, डिड रिसेंबल प्रतीत हो रहा था। ठीक है, तो यह वास्तव में नए चांदी के सिक्कों की बरसात जैसा प्रतीत हो रहा था, यानी सीधे सीधे आप कहेंगे कि ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के गिर रहे थे। ठीक है, तो आगे चलेंगे अगर, तो कहते हैं कि द बॉयज, वो बच्चे, देखिए बच्चे बड़े मन के सच्चे होते हैं, और जब बरसात होती है और वास्तव में बरसात के साथ ओले गिरने लगते हैं तो बच्चे उस ओलों के इकट्ठा करने के लिए भागते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि द बॉयज, यानी बच्चे, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, बाहर दौड़े, टू द रेन, बरसात में। बच्चे बाहर बरसात में दौड़े, रैन आउट, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पर्ल्स, इन जमे हुए मोतियों को। तो बच्चे इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बरसात में बाहर दौड़े। आसान सी बात है। देखिए, कहते द बॉयज, बच्चे, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, बरसात में बाहर दौड़े, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, इन जमे हुए फ्रोजन पर्ल्स, मोतियों, पर्ल मतलब मोती, तो जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बच्चे बाहर बरसात में भागे। ठीक है, यानी बाहर बारिश हो रही थी। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, कहता है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस व्यक्ति ने कहा, उस व्यक्ति ने यानी लेंचो ने कहा कि अब ये वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी बीत जाएगा। आई होप
मैं आशा करता हूँ इट पासेस क्विकली कि ये जल्दी बीत जाएगा। कहते हैं कि इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं बीता। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल, ओले, रेंड, बरसते रहे, ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, गार्डन मतलब मैदानों में, द हिल साइड, पहाड़ों पर, द कॉर्न फील्ड, मकई के खेतों में, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में। यानी 1 घंटे तक, यहाँ पे आप हिंदी देखना चाहे तो देख सकते हैं कि 1 घंटे तक ओलों की वर्षा घर, बगीचे, पहाड़ी की तलहटी, यानी कि आप सीधे सीधे पहाड़ी कहेंगे, पहाड़ी, अनाज के खेत, अनाज यानी मकई के खेत, तथा संपूर्ण घाटी में आधा घंटे तक होती रही। यहाँ पे आधा घंटा दिया है, 1 मिनट। फॉर एन आवर, ये गलत प्रिंट है। एन आवर मतलब होता है 1 घंटा, एन मतलब 1 घंटा, और 1 घंटे तक, यहाँ पे आधा घंटा दिया है, ये गलत बात है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हमें यहाँ से थोड़ी पढ़ना है, हमें तो यहाँ से पढ़ना है। तो देखते कहते हैं कि फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल, ओले, रेंड, बरसते रहे, ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, बगीचों में, द हिल साइड, पहाड़ों पर, द कॉर्न फील्ड, मकई के खेतों पर, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी पर। ठीक है। द फील्ड वॉज वाइट, फील्ड मतलब खेत, वाज वाइट, सफेद हो गया था, इफ इट, एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे इसे नमक से ढक दिया गया हो। खेत ऐसे सफेद हो गया था जैसे इसे नमक से ढक दिया गया हो। आगे देखेंगे, कहते हैं कि नॉट अ लीफ, एक पत्ता, लीफ मतलब पत्ता, रिमेंड, शेष नहीं बचा था, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर, पेड़ों पर एक पत्ता भी शेष नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न मतलब फसल, वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स, फूल, वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल जा चुके थे, पौधों से फूल जा चुके थे। लेंचो सोल, लेंचो की आत्मा, वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, सैड मतलब दुखी, तो सैडनेस मतलब दुख से लेंचो की आत्मा भर गई। ये पैराग्राफ आसान है इसलिए रिवीजन नहीं करवा रहे, ठीक है, ध्यान ध्यान से समझिएगा। अच्छा चलिए, नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पौधों पर, यानी यहाँ ट्री मतलब पेड़, तो पेड़ों पर एक भी पत्ता शेष नहीं बचा था, पेड़ों पर एक भी पत्ता शेष नहीं बचा था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल जा चुके थे। लेंचो सोल, लेंचो की आत्मा वाज फिल्ड विथ सैडनेस, दुख से भर गई। When the storm had passed, जब यह तूफान गुजर गया, द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब यह तूफान गुजर गया, ही स्टूड, वहां खड़ा हुआ, इन द मिडल, मध्य में, ऑफ द फील्ड, वहां खेत के मध्य में, बीचों बीच खड़ा हुआ, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से बोला। जब यह तूफान गुजर गया तो वहां खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ और अपने बेटों से बोला। अ प्ल्यूग ऑफ लोक्टस, एक टिड्डियों का झुंड, प्ल्यूग मतलब होता है झुंड, तो एक टिड्डियों का झुंड, वुड हैव लेफ्ट, छोड़ देता, मोर देन दिस, इससे कहीं अधिक, यानी टिड्डियों का एक झुंड भी आ जाता फिर भी कुछ न कुछ तो बच ही जाता, ये कहने का मतलब है। तो कहता है कि टिड्डियों का एक झुंड भी इससे अधिक छोड़ देता। द हेल, ओलों ने, हैज लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष, दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई फसल नहीं होगी, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। आगे चलते हैं, कहते हैं कि दैट नाइट, वह रात, वाज अ सारोफुल वंस, वह रात एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे पूरी मेहनत के बदले, फॉर नथिंग, हमें कुछ भी नहीं मिला। जो कहता है कि हमारी इतनी मेहनत के बदले हमें कुछ भी नहीं मिला। देयर्स नो वन, और ऐसा कोई भी नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर दे, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमारी मदद कर दे। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, वी सेल है यहाँ पे, ठीक है, हाइड करके लिखा गया है, तो आई और वी के साथ सेल का यूज होता है। तो विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सभी भूखे रह जाएंगे,
देखिए कहते हैं कि बट लेकिन इन द हार्ट्स हृदय में ऑफ ऑल उन सभी के, लेकिन उन सभी के हृदय में हु लिव्ड जो रहते थे इन दैट सॉलिटरी हाउस उस अकेले घर में, उस अकेले घर में, ठीक है, सॉलिटरी मतलब अकेला, केवल एक, तो सॉलिटरी हाउस उस अकेले घर में इन द मिडल ऑफ द वैली घाटी के बीचों बीच, तो इसे थोड़ा उल्टा पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएगा कि मिडल ऑफ द वैली घाटी के बीचों बीच सॉलिटरी हाउस उस अकेले घर में हु लिव्ड जो लोग रहते थे इन द हर्ट्स उन सभी के हृदय में देयर वाज अ सिंगल होप केवल एक उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड ईश्वर से मदद, ईश्वर से मदद। आसानी से समझ में आ गया कि बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, लेकिन उस घाटी के बीचों बीच उस अकेले घर में रहने वाले सभी लोगों के हृदय में देयर वाज अ सिंगल होप केवल एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड कि ईश्वर उनकी मदद करे। ठीक है, डोंट बी सो अपसेट उदास मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस भले ही यह संपूर्ण नुकसान लगता है, भले ही ऐसा लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, डोंट बी सैड अपसेट उदास मत हो। ठीक है, इवन दो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस भले ही ऐसा लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, डोंट बी अपसेट उदास मत हो। रिमेंबर याद रखो नो वन डाइज ऑफ हंगर कोई भी भूख से नहीं मरता। रिमेंबर याद रखो नो वन डाइज ऑफ हंगर कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से और ऐसा ही सब लोग कहते हैं, ऐसा ही सब लोग कहते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि दैट्स व्हाट्स दे से और ऐसा ही सब लोग कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर कोई भूखा नहीं मरता, क्योंकि सब लोगों का ईश्वर में विश्वास है और वो मानते हैं कि ईश्वर सबके लिए रोजी रोटी की व्यवस्था करता है। तो इसीलिए लोग एक कहावत कहते हैं कि कोई भी भूखा नहीं मरता, क्योंकि ईश्वर की ही संतान है हम सब और ईश्वर हमारा ख्याल रखते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि कहता है दैट्स व्हाट दे से, क्योंकि ऐसा सब लोग कहते हैं, उसने लोगों को कहते सुना था कि ऐसा ही सब लोग कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर कोई भूखा नहीं मरता। अब देखिए हमारी कहानी कितनी रोचक होगी, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो ऑल दो द नाइट उस पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हीज वन होप, लेंचो थॉट लेंचो सोचता रहा ओनली ऑफ हीज वन होप अपनी केवल एक आशा के बारे में, अपनी केवल एक उम्मीद के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड ईश्वर की मदद। पूरी रात लेंचो अपनी आखिरी उम्मीद के बारे में सोचता रहा जो थी द हेल्प ऑफ गॉड ईश्वर से मदद। हुज आइज जिनकी आंखें, हुज आइज जिनकी आंखें यानी ईश्वर की आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड मतलब जैसा कि उसे बताया गया था, उसे बताया गया था, दूसरे लोगों ने उसे बताया था, क्योंकि लेंचो किसान था और वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसने दूसरे लोगों से सुना था, क्या सुना था कि हुज आइज जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड जैसा कि उसे बताया गया था, सी एवरीथिंग सब कुछ देखती हैं। किसकी आंखें सब कुछ देखती हैं? ईश्वर की। तो सी एवरीथिंग सब कुछ देखती हैं, इवन यहाँ तक कि व्हाट इज डीप क्या छुपा है, इन वंस किसी व्यक्ति के, कॉन्साइंस हृदय में, यानी यहाँ तक कि किसी व्यक्ति के अंदर भी कोई भी चीज छुपी हो तो उसे भी ईश्वर की आंखें देख लेती हैं। फिर से बाउंस कर गया, थोड़ा सा आसानी से प्यार से समझेंगे, बहुत प्यारा सा चैप्टर है। देखिए कि हुज आइज जिनकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड जैसा कि उसे बताया गया था, सी एवरीथिंग सब कुछ देखती हैं, इवन व्हाट्स इज डीप इन वंस कॉन्साइंस यहाँ तक कि व्यक्ति की अंदर तक की चीजें ईश्वर की आंखें देखती हैं। अगर हिंदी में देखा जाए तो जिसकी दृष्टि जो कि व्यक्ति की अंतर आत्मा की भांति सर्वत्र रहती है, ये भी कह सकते हैं, बट आप आसान शब्दों में कहना चाहें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जिसकी दृष्टि मनुष्य के अंदर छुपी बातों को भी देखती है, अंदर छुपी भावनाओं को भी देखती हैं, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, कुछ भी
तिरछा नहीं होना चाहिए, कुछ भी आड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। बहुत सीधी सी बात है, क्योंकि आपको अच्छा सा प्रदर्शन करना है। देखिए, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद, हुज आइज, जिनकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, यहाँ तक कि किसी व्यक्ति के अंदर छुपी बातों को भी ईश्वर की दृष्टि देख सकती है। ठीक है। लिंचो वाज एन ऑक्स, समझ में आ गया है ना? फिर से देख लीजिए, क्योंकि कोई डाउट नहीं छोड़ना चाहता मैं। इवन वाट, यहाँ तक कि, इज डीप, डीप मतलब गहराई में, इन वंस कॉन्साइंस, किसी व्यक्ति की गहराई में यानी हृदय में छुपी हुई बातों को भी ईश्वर की आंखें देख सकती हैं। यानी ईश्वर सब कुछ देखते हैं, उनसे कुछ भी नहीं छुपा, यही कहना चाहते हैं इस लाइन में। ठीक है। लिंचो वाज एन ऑक्स, लिंचो एक बैल था, यानी वो बहुत परिश्रम करता था। यहाँ पे वास्तव में बैल मत समझ लीजिए उसे, वास्तव में यहाँ पे बैल से मतलब है कि वो बहुत परिश्रमी व्यक्ति था। ऑफ अ मैन, यानी इंसान के रूप में लेंचो एक बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो बैल यानी जानवरों की तरह काम करता था, इन द फील्ड्स, खेतों में। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, यानी फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह सुबह ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ, जिसे वह स्वयं उठ कैरी, ले जाएगा, टू ओन, टाउन है यहाँ पे, सॉरी कैमरा की वजह से दिखा नहीं, टू टाउन, कस्बे तक, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में डालेगा। मेल मतलब एक लाल रंग का डब्बा, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि आपकी इमेज में आ रहा है। ये डब्बा, इसमें पत्र डाला जाता था। बहुत पहले की बात है, जब आपका व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं हुआ करता था। अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, बट पहले के समय की बात है, तो ये मेल चलता था और इसमें हम पत्र डाल देते थे और डाकिया इसे आकर के निकाल ले जाता था और जहाँ पर पहुँचाना होता था वहाँ पे उसे पहुँचा दिया जाता था। ठीक है। तो यहाँ पे आप कहानी को समझिए कि द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह सुबह, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसे वह स्वयं ले जाएगा, टू टाउन, कस्बे तक, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में डालेगा। ठीक है। मेल मतलब वही मेल बॉक्स, यानी उसी डब्बे में, लाल डब्बे में। इट वॉज नथिंग, ये कुछ भी नहीं था, लेस देन अ लेटर टू गॉड, ईश्वर के लिए पत्र के अलावा, यानी ईश्वर के लिए पत्र के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं था। यानी इस पत्र में उसने ईश्वर के लिए लिखा था। अब क्या लिखा था वो तो आगे पता चलेगा हमारी कहानी में। तो कहता है कि यहाँ पत्र, ईश्वर के लिए एक पत्र के अलावा कुछ भी नहीं था। सॉरी, थोड़ा सा तिरछा हो गया, थोड़ी सी बातें घुमा फिरा के हो गई। तो कहते हैं कि इट वॉज नथिंग, या कुछ भी नहीं था, लेस देन अ लेटर टू गॉड, यानी ईश्वर के लिए पत्र के सिवाय यह कुछ भी नहीं था। आगे चलते हैं अपनी कहानी में। गॉड, ईश्वर, ही ब्रॉट, उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, तो माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर, तो मेरा परिवार एंड आई, और मैं, विल गो हंगरी, भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर, इस वर्ष। तो ईश्वर, ही रोट, उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि मेरी आप सहायता नहीं करते हैं, तो माई फैमिली एंड आई, तो मेरा परिवार और मैं, विल गो हंगरी दिस ईयर, इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोस, कई बार पूछा जाता है कि कितने पीसोस मांगे थे और कितने पीसोस मिले थे, तो ध्यान से समझिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस टॉपिक से। तो आई नीड 100 पीसोस, पीसोस एक तरह की मुद्रा है, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, ठीक है, उसी तरह से। तो मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है, नीड मतलब आवश्यकता, तो आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, सो मतलब बोना, तो अपने खेतों को अगेन, दोबारा, सो करने के लिए, बोने के लिए, अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है, एंड टू लिव,
और जीवित रहने के लिए until the crop comes, जब तक कि फसल तैयार नहीं हो जाती, यानी जब तक कि फसल तैयार नहीं हो जाती, ठीक है। तो आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है। टू इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स अगेन, अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए, एंड टू लिव, और जीवित रहने के लिए, अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल तैयार नहीं हो जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने, और इतना लिखने के बाद डैश 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 है, यानी फिर उसने अपना पूरा बताया होगा कि ओले गिरे इसीलिए मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने। ही wrote टू गॉड, ही wrote, उसने लिखा, टू गॉड, ईश्वर के लिए, ऑन द इनवलॉप, इनवलॉप मतलब होता है लिफाफा, और लिफाफे के अंदर पत्र डाला जाता है, यानी जिससे फाड़ कर पत्र निकाला जाता है, उस ऊपरी हिस्से को लिफाफा कहते हैं, ठीक है, जिस पर एड्रेस लिखा रहता है। तो ही wrote टू गॉड, उसने लिखा ईश्वर के लिए, ऑन द इनवलॉप, लिफाफे पर, उसने लिफाफे पर लिखा, टू गॉड, ईश्वर के लिए, यानी ये पत्र ईश्वर तक पहुंचा दीजिए, उसने लिखा टू गॉड, ईश्वर के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, जेब को, यानी सॉरी, पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को जेब में डाला, ऐसे कह सकते हैं, या फिर पत्र को लिया, अपने साथ लिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और परेशान होकर, यानी थोड़ा सा अभी भी वो परेशान था। वेंट टू टाउन, वो कस्बे के लिए निकल गया। ध्यान से समझिए, नहीं तो बातें थोड़ी सी कठिन हो जाएंगी। तो ही wrote टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने लिफाफे पर लिखा, टू गॉड, ईश्वर के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को लिया। एंड स्टिल ट्रबल, और अभी भी वहाँ थोड़ा सा परेशान था। वेंट टू टाउन, वो कस्बे के लिए रवाना हो गया, ठीक है। तो इसे आप सीधे सीधे ऐसे कह सकते हैं कि उसने लिफाफे पर लिखा, टू गॉड, ईश्वर के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को लिया। एंड थोड़ी सी बेचैनी के साथ, वेंट टू टाउन, कस्बे के लिए रवाना हो गया, ठीक है। एट द पोस्ट ऑफिस, जब वह पोस्ट ऑफिस पहुंचा, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प चिपकाया, ऑन द लेटर, पत्र पर, उसने पत्र पर एक स्टैम्प चिपकाया, स्टैम्प मतलब मुहर कह सकते हैं। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। मेल बॉक्स मतलब वही लाल रंग का डब्बा, ठीक है। तो एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पर, उसने पत्र पर एक स्टैम्प चिपकाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। तो आसान था, कुछ भी कठिन नहीं था, बहुत आसान है। चलिए आगे चलते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, अब देखिए कितनी मजेदार बात होने वाली है कि वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज मतलब कर्मचारियों में से एक, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प्ड, और सहायता भी करता था। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में, यानी दो काम करता था वो व्यक्ति, वो डाकिया भी था और पोस्ट ऑफिस में सहायता भी करता था, ठीक है। तो वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों में से एक व्यक्ति, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था, डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में, डाक घर में सहायता भी किया करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हर्टली, जोरों से हंसता हुआ। एंड शोड, और दिखाया, हिम, उसे, यानी किसे, बॉस को, द लेटर, वह पत्र, टू गॉड, ईश्वर के लिए, और ईश्वर के लिए उस पत्र को उसने उसे दिखाया। फिर से कि वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों में से एक, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में सहायता भी किया करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने पास, अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हर्टली, बहुत जोरों से हंसता हुआ। एंड शोड हिम, और बॉस को, यानी उसे दिखाया, द लेटर टू गॉड, ईश्वर के लिए पत्र को, ठीक है। यहाँ पे आगे कहते हैं कि नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे कार्यकाल में, एज ए पोस्टमैन, यानी डाकिये के रूप में, अपने पूरे जीवन के कार्यकाल में, हैड ही नोन,
द एड्रेस, उसे कभी भी यह एड्रेस नहीं पता चला था। ठीक है, कि नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, अपने डाकिये के रूप में कार्यकाल में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसे कभी भी ये पता ही नहीं चला था, उसे यह पता मालूम ही नहीं था। डाकिये के रूप में अपने पूरे जीवन के कार्यकाल में उसे यह पता नहीं मालूम था। ठीक है, क्योंकि ईश्वर का पता तो कोई भी नहीं जानता। तो द पोस्ट मास्टर यानी जो पोस्ट मास्टर था, जो बॉस था, अ फैट, एक मोटा, एमिएबल फेलो, सज्जन व्यक्ति था, एक मोटा सज्जन व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट, वह भी बहुत जोरों से, लाफिंग, हंस पड़ा, वह भी बहुत जोरों से हंस पड़ा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग तुरंत ही ही टर्न सीरियस, वह गंभीर हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और डेस्क पर लेटर को थपथपाते हुए, हम लोग किसी चीज को ऐसे टप 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 करते हैं ना, टैप मतलब बार बार किसी चीज पर टैप करना। ठीक है, तो टेबल पर लेटर को थपथपाते हुए कमेंटेड, कहता है, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, फेथ मतलब विश्वास, क्या विश्वास है, आई विश, मैं चाहता हूं कि, आई हैड द फेथ, कि ऐसा ही विश्वास, ऑफ द मैन, इस व्यक्ति के जैसा, हु ब्रॉट दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा है। आई विश आई हैड द फेथ, मैं चाहता हूं कि मेरे पास भी ऐसा ही विश्वास होता, आई हैड मतलब मेरे पास भी, द फेथ ऐसा ही विश्वास होता, ऑफ द मैन, जैसा कि इस व्यक्ति के पास है, हु ब्रॉट दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉन्स्पोरेंडेंस विथ गॉड, स्टार्टिंग अप जो शुरू करना चाहता है, अ कॉरेस्पॉन्डेंस एक पत्र व्यवहार, विथ गॉड ईश्वर के साथ, जो ईश्वर से पत्र व्यवहार शुरू करना चाहता है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति ये समझ सकता है कि ईश्वर के पास कोई पत्र नहीं पहुंचाया जा सकता, और ये एक तरह से बहुत बड़ी बात है, और ऐसा विश्वास है जिसके अंदर, उससे यहाँ पोस्टमास्टर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। ठीक है, तो कहते हैं, एक बार फिर से हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी कठिन हो गई आपके लिए। देखिए कि वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों में से एक, हुआ एज अ पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एज एट पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस के कामों में सहायता भी किया करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हटली, बहुत जोरों से हंसता हुआ, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और ईश्वर के लिए उस पत्र को उसे दिखाया। आसान है ना। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के रूप में अपने पूरे जीवन के कार्यकाल में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसे वह पता मालूम नहीं चला था। ठीक है, द पोस्टमास्टर अफैट, एक मोटा, एमिएबल फेलो, सज्जन व्यक्ति था, या फिर मैत्रीपूर्ण व्यक्ति था, ऐसे कह सकते हैं। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, बहुत जोरों से हंस पड़ा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया, एंड टैपिंग द लेटर, और लेटर को थपथपाते हुए, ऑन द डेस्क, मेज पर लेटर को थपथपाते हुए, कमेंटेड, बोला, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ, मैं चाहता हूं कि मेरे पास भी ऐसा ही विश्वास होता, ऑफ द मैन, इस व्यक्ति की तरह, हु ब्रॉट दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जो ईश्वर से पत्र व्यवहार शुरू करना चाहता है, यानी ईश्वर से पत्र के माध्यम से बातचीत करना चाहता है। चलिए आगे चलते हैं। इस वीडियो का केवल एक ही उद्देश्य है, जो मैंने प्रॉमिस किया था, ये चैप्टर आज के बाद आपके लिए धुआं होना चाहिए, और मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ।
एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद इस पूरे वर्ष आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा प्रॉमिस है। और जब ये वीडियो ख़त्म हो तो आप एक बार पढ़ के देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चैप्टर आपके लिए धुआं है। तो कहते हैं कि सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू सीक द राइटर्स फेथ इन गॉड, देखिए यहाँ पे इस लाइन को सीधे सीधे आप कहिएगा, इसीलिए इन ऑर्डर नॉट टू सीक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू सीक, सीक मतलब होता है डगमगाना, तो ना डगमगाए द राइटर्स फेथ, लेखक का विश्वास, इन गॉड, ईश्वर के प्रति, ईश्वर के प्रति लेखक का विश्वास ना डगमगाए। यहाँ पे ये कह रहे हैं, हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे कि लेखक का ईश्वर में विश्वास बनाए रखने के लिए द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर को एक विचार आया, पोस्टमास्टर को एक विचार आया। यहाँ पे देखिए दिया है कि इसलिए पत्र लेखक का परमात्मा पर विश्वास ना डगमगा जाए, यानी लेखक का यानी लेंचो का ईश्वर में विश्वास बनाए रखने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया। पहले आप इस लाइन को फिर से समझ लीजिए, इस लाइन का सीधा सीधा केवल इतना सा मतलब है कि लेंचो का विश्वास ईश्वर में बना रहे, ठीक है। तो लेंचो का विश्वास यानी लेखक का विश्वास ईश्वर पर बनाए रखने के लिए द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर को एक विचार आया, आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दिया जाए। बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसे खोला, किसको खोला, पत्र को खोला, तो इट वाज इविडेंट, तो यहाँ स्पष्ट हो गया, यह साफ पता चल गया, दैट कि टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर, उसे कुछ और भी चाहिए, देन गुड विल, एक सांत्वना के या अच्छे विचार के, इंक, इंक मतलब होती है स्याही, एंड पेपर, और पेपर के, नेक भावना यहाँ पे दिया है, आप चाहें तो नेक भावना कह सकते हैं, ठीक है। तो नेक भावना के, स्याही के और पेपर के अलावा भी समथिंग मोर, उसे कुछ और चाहिए, क्योंकि उसने पैसे मांगे थे, वो बातचीत नहीं करना चाहता था, उसे पैसे चाहिए थे और पैसे उसे देने पड़ते, ठीक है। तो बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसे खोला, यानी पोस्टमास्टर ने पत्र को खोला, तो इट वाज इविडेंट, यह स्पष्ट हो गया, दैट टू आंसर इट, कि इसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर, उसे कुछ और चाहिए, देन गुडविल, नेक भावना, इंक स्याही, एंड पेपर, तो नेक भावना, स्याही और पेपर के अलावा भी उसे कुछ चाहिए, ठीक है। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, देखिए ये बहुत बड़ी बात है, जब हम कोई चीज करने का विचार बनाए ना, तो ये बात जो है यहाँ पे लिखी गई है, ये बहुत बड़ी बात है, किसी चीज के लिए दृढ़ हो जाना। अब ऐसा नहीं है कि गलत चीज़ों के लिए हम दृढ़ हो जाए, जैसे फैमिली में हमें साइकिल चाहिए और हमारी फैमिली की स्थिति नहीं सही है, तो ऐसा नहीं कि हम दृढ़ हो जाए, नहीं पापा हमको साइकिल चाहिए ही चाहिए, अभी चाहिए, ऐसे नहीं। अच्छी चीज़ों के लिए हमेशा याद रखिए, अच्छी चीज़ों के लिए हमेशा, जब आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसके लिए आप दृढ़ रहिए कि मैं ये अच्छा काम जरूर करूँगा, यही बड़ी बात यहाँ पे लिखी गई है। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, वह अपने विचार पर अडिग था, लेकिन वह अपने निश्चय पर अडिग था, यानी वो उसने जो सोचा था वो जरूर उसे करेगा। ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जब आप कुछ अच्छा करना चाहें, जब आप कुछ अच्छा करने के लिए सोचें, तो अडिग रहें उस बात पर, ठीक है। तो बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वह अपने निश्चय पर अडिग था। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसों के लिए कहा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, यानी दान के रूप में, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती ले लिया, तो उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ, उसने स्वयं, गेव पार्ट, एक हिस्सा दिया, ऑफ हिज सैलरी, अपनी तनख्वाह का,
उसने स्वयं भी अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा दिया। देखिए कहते हैं कि आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इन पेपर। ठीक है, यहां तक हो गया था। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने विचार पर अडिग था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और कई मित्रों से, ऑफ हिज अपने, वर ऑबिलाइज्ड, अनुरोध किया, टू गिव समथिंग, कि वे कुछ दें। यानी उसने अपने कई मित्रों से भी कुछ देने के लिए कहा। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब होता है दान के रूप में। अपने मित्रों से भी उसने दान के रूप में कुछ धन देने को कहा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, लेकिन यह उसके लिए असंभव था। टुगेदर द 100 पीसोस, लेकिन 100 पीसोस धन इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड, तो इसीलिए एबल भेज सका, सेंड मतलब भेजना, एबल मतलब योग, इसीलिए वह केवल भेज सका द फार्मर किसान को, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से कुछ अधिक। इसीलिए वह किसान को आधे से कुछ अधिक धन ही भेज सका। अब आधा 100 का आधा 50 होता है, यानी 50 से थोड़ा अधिक धन वह किसान को भेज सका। तो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम गेदर टू गेदर 200 पीसोस, लेकिन उसके लिए 100 पीसोस इकट्ठा करना बहुत कठिन था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसीलिए वह फार्मर को, किसान को, कि आधे से कुछ अधिक धन ही भेज सका। ही पुट द मनी इन एन एनवेलॉप, उसने पैसों को एक लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का पता लिखा। एंड विथ इट अ लेटर, और इसके साथ एक पत्र। कॉन्टेनिंग, रख कर, ओनली अ सिंगल वर्ड, जिस पर लिखा था वर्ड, एज अ सिग्नेचर, एक हस्ताक्षर के रूप में, गॉड, ईश्वर। सारी बातें दिमाग से बाहर हो गई। देखिए यहां तक हमारे समझ में आ गया है, तो हम इसको अलग कर देते हैं। ठीक है, तो ही पुट द मनी इन एन एनवलप, इन्वलप मतलब होता है लिफाफा, उस लिफाफे में जिसमें हम पत्र रखते हैं। तो उसने पैसों को लिफाफे में रखा। लिफाफे पर एड्रेस लिखा, किसका एड्रेस लिखा? लेंचो का। लिफाफे पर लेंचो का पता लिखा। एंड विथ इट अ लेटर, और लिफाफे में एक पत्र डाला। कॉन्टेनिंग, यानी लिफाफे में एक पत्र डाला। ओनली अ सिंगल वर्ड, जिस पर केवल एक वर्ड लिखा था। एज अ सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में, गॉड, ईश्वर, यानी जिस पर गॉड के हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो इसे ऐसे कहेंगे कि उसने लिफाफा लिया, लिफाफे में पैसों को डाला और एक पत्र डाला, जिस पर केवल हस्ताक्षर के रूप में एक शब्द लिखा था, गॉड, भगवान। ठीक है, आसान सी बात थी, कुछ भी नहीं था। यहाँ पे आप देखना चाहे तो हिंदी देख सकते हैं कि उसने धन को एक लिफाफे में रखा और लिफाफे पर लेंचो का पता लिखा, और धन के साथ एक पत्र भी उसने डाल दिया। किसमें डाल दिया? लिफाफे में, जिस पर केवल एक शब्द हस्ताक्षर के रूप में लिखा गया था, परमात्मा। परमात्मा मतलब गॉड, ईश्वर। ठीक है, आगे चलेंगे। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया, देन यूजुअल, यानी लेंचो समय से थोड़ा पहले ही आ गया। टू आस्क, पूछने के लिए, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वाज पोस्टमैन हिमसेल्फ, पत्र यानी पोस्टमैन, जो पोस्टमैन हंसते हुए गया था वही पोस्टमैन। तो डाकिये ने स्वयं, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, तो इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर। इसे ध्यान से समझ लीजिए, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, पोस्टमैन यानी डाकिये ने स्वयं उसे वह पत्र दिया। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, एक्सपीरियंसिंग,
द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, एक ऐसे व्यक्ति की भांति महसूस कर रहा था, हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने कोई अच्छा काम किया हो। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से देख रहा था। देखिए, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको अंदर से बहुत खुशी महसूस होती है। जैसे घर में जब आपको मम्मी शाबाशी देती है किसी भी बात पर, तो आप अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना। तो उसी तरह से जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसे अंदर से सुकून मिलता है, वो खुश होता है। तो उसी तरह से पोस्ट मास्टर जो था वो अंदर से खुश महसूस कर रहा था। एक्सपीरियंसिंग, यहाँ पे दिया ना, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, एक ऐसे व्यक्ति की भांति महसूस कर रहा था, हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने कोई अच्छा काम किया हो। यहाँ पे हिंदी देखिए कि जबकि पोस्टमास्टर एक नेक कार्य करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने दफ्तर से देख रहा था। ठीक है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो, देखिए कितनी बड़ी बात है कि लेंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो थोड़ा सा भी अचंभित नहीं हुआ ऑन सीइंग द मनी, पैसों को देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसके विश्वास की वजह से था, यानी उस ईश्वर के प्रति उसका इतना अडिग विश्वास था कि उसने पूरी तरह से मान लिया कि ये पैसे ईश्वर ने ही भेजे हैं। इट वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसके अडिग विश्वास की वजह से था। ठीक है। लिंचो धन देखकर थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ, और ऐसा उसके विश्वास के कारण ही था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना, लेकिन जब उसने पैसों को गिना तो वो गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर कभी भी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो उसे मना कर सकते हैं, लेंचो को, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने मांगा था। और ना ही वो लेंचो को उसके लिए मना कर सकते हैं जो उसने मांगा था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारी कहानी का लास्ट पैराग्राफ है कि इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की के पास गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक लेने के लिए खिड़की के पास गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, देखिए पोस्ट ऑफिस में एक स्थान होता है जिसे पब्लिक राइटिंग टेबल बोलते हैं। पब्लिक मतलब आम लोगों के लिए लिखने के लिए वो टेबल रखी होती है, वहां पर जाकर कोई भी व्यक्ति लिख सकता है। ठीक है। जैसे मैदान होता है तो कोई भी जाके वहां पे खेल सकता है, उसी तरह से एक पब्लिक राइटिंग टेबल होती है जहां पर कोई भी व्यक्ति जाकर लिख सकता है। तो पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच ब्रिंकल ऑन ही ऑफ हीज ब्रोस, उसकी भौहें जो थी वो सिकुड़ गई थी, उसकी भौहें सिकुड़ गई थी। कॉज्ड बाय द एफर्ट, क्योंकि प्रयास कर रही थी। ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज, क्योंकि वो उसकी बातों यानी उसके विचारों को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रही थी। बात को ध्यान से समझिए, नहीं तो कोई बात समझ में नहीं आएगी। जैसे हम हंसते हैं तो हमारा केवल चेहरा अकेला देखकर, सिर्फ चेहरा देखकर कोई व्यक्ति बता सकता है कि ये खुश है। जब हम किसी पर गुस्सा होते हैं, भले ही हम कोई एक शब्द ना बोलें, लेकिन हम जब गुस्सा होते हैं तो हमारा चेहरा देखकर कोई व्यक्ति बता सकता है कि यह व्यक्ति गुस्सा है। जब हम उदास होते हैं तो हमारा चेहरा देखकर कोई भी यह अंदाजा लगा सकता है कि ये उदास है, यानी सारी बातें चेहरे से पता चलती हैं, ऐसा कहा जा सकता है। उसी तरह से जब हम कुछ सोचते हैं ना, विचार करते हैं, तो हमारी भौहें बार बार सिकुड़ती रहती हैं, और जिससे हमें ये पता चलता है कि हम कुछ सोच रहे हैं। सामने वाला व्यक्ति देखकर आपको बता सकता है कि आप कुछ सोच रहे हैं। तो वही बात यहाँ पे होती है कि विथ मच ब्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोस, उसकी भौहें सिकुड़ गई थी, तो उसकी भौहें सिकुड़ गई थी। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, उसके विचारों को प्रदर्शित करने का प्रयास करने के कारण उसकी भौहें सिकुड़ गई थी। फिर से, उसके विचारों को प्रदर्शित करने के कारण, या फिर उसके विचारों को प्रदर्शित करने का प्रयास करने के कारण उसकी भौहें सिकुड़ गई थी। ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, पब्लिक राइटिंग टेबल पर उसने लिखना शुरू किया। विथ मच ब्रिंकलिंग ऑन हिज ब्रोज, उसकी भौहें सिकुड़ गई थी। कॉस्ट, और ऐसा इसलिए हुआ था, बाय द एफर्ट, क्योंकि वो प्रयास कर रही थी।
ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, उसके विचारों को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रही थी। When he finished, जब उसने समाप्त कर लिया यानी उसने पत्र लिख लिया, he went to the window, वह खिड़की पर गया, to buy a stamp, एक स्टैम्प खरीदा, which he licked, जिसे उसने चाटा, and then affixed, और फिर चिपका दिया, to the envelope, लिफाफे पर, with a blow of his fist, अपने जोर से आप किसी चीज को जब चिपकाते हैं तो आप उस पर जोर से ठप्पा मारते हैं ना, तो हथेली मारकर, ठीक है, फिस्ट मतलब हथेली होता है, हाथ से ऐसे मारना ताकि वो चीज चिपक जाए। तो कहते हैं कि ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टाम्प, वहां एक स्टाम्प खरीदने के लिए खिड़की पर गया, विच ही लिफ्ट, जिसने उसे चाटा, यानी स्टाम्प को उसने चाटा, एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवलप, और इसे लिफाफे पर चिपका दिया, विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, हथेली मारकर, ठीक है, और हथेली मारकर उसे लिफाफे पर चिपका दिया। द मोमेंट, और उस क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जब लेटर मेल बॉक्स में गिरा, यानी जब उसने उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर गया और उसने इसे खोला। इट सैड, उसमें लिखा था, यानी पत्र में लिखा था, गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी, वह धन, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने मांगा था, ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, मुझे केवल 70 पीसोस मिले हैं। याद रखना है आपको, पेपर में कई बार पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में आता है। ईश्वर, जो धन मैंने मांगा था उसमें मुझे केवल 70 पीसोस ही मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी का पैसा भी मुझे भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत अधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन इसे मुझे मत भेजिएगा, थ्रू द मेल, मेल के जरिए, यानी पत्र के जरिए मुझे इसे मत भेजिएगा, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्रूक्स मतलब, बंच ऑफ क्रूक्स मतलब होता है चोर है, लैंचो, और उसने लास्ट में लिखा लैंचो। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इसका लाभ ले सकें।